हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनीष द लर्निंग ऐप। बच्चों, मैं हूं आपका डीएसएस सर और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ईएमआई। ईएमआई का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कहने का मतलब यह है कि मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से जो इंडक्शन होता है उसके हम इफेक्ट्स के बारे में जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। यानी कि अब तक की जो कहानी थी वो कहानी सारी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर थी। यानी हमने मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन की और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमने फोर्स भी कैलकुलेट किया। इस चैप्टर के अंदर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो इफेक्ट हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन की थी, फोर्स की कैलकुलेशन की थी। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो इफेक्ट्स होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक जनरल सा इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सबसे पहले चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि ईएमआई। ये वो वाली ईएमआई नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो। ठीक है, ईएमआई। अब देखो क्या है ना, हुआ क्या, जैसे मान लो, आपको समझाता हूं मैं छोटे से शब्दों में। जैसे मान लो कि यहां पर ऐसे ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, ऐसे। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक लूप को रखा। करंट कैरिंग लूप नहीं है, सिर्फ लूप को रखा है अभी हमने, है ना। ये करंट कैरिंग लूप नहीं है, रेडियस आर बार मान लेना, ठीक है। हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया, हमने मान लो कि ऐसे रखा हुआ था। सडनली क्या हुआ, सडनली बी चेंज हो गया। क्या हुआ? सडनली बी चेंज। सडनली बी चेंजेस। अब जैसे ही बी चेंज हुआ तो क्या देखा गया कि इस लूप के अंदर आई करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। आई करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई, करंट वही इसके अंदर। हमने कहा यार ये तो अच्छी चीज हुई यार कि जैसे ही बी को चेंज किया इसके अंदर करंट बहने लगी। हमने कहा यार और कुछ करके देखते हैं। आगे और कुछ किया गया। हमने इस बार क्या किया, एरिया को कांस्टेंट रखा, सॉरी बी को कांस्टेंट रखा और एरिया को बढ़ाया। हमने एरिया को बढ़ाया, बढ़ाया घटाया दोनों चीजें की। जब बढ़ाया तो भी करंट बही और जब घटाया तब भी करंट बही। यानी इन दोनों रीजन की वजह से यहां पर करंट बही। हमने कहा यार और कुछ करके देखते हैं, छोटा एक्सपेरिमेंट। इसको और एक्सपेरिमेंट किया गया। कैसे? देखो, ये एक वही वाली रिंग लूप है, मतलब हमने इसको ऐसे ओमेगा से घुमाया। हमने इसको ऐसे ओमेगा से घुमाया, घुमाया तो करंट नहीं भाई, इस बार करंट नहीं भाई, यानी करंट फ्लो जीरो। करंट फ्लो जीरो। हमने कहा यार ये क्या हुआ, जब बी बढ़ाया चेंज किया तो आई, जब हमने एरिया को बदला तब भी आई बही, लेकिन जब हमने इसको ऐसे रोटेट किया तो कोई इफेक्ट नहीं आया। मतलब ओमेगा का ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। तो एक और बच्चा था, उसने कहा सर ऐसे क्यों घुमा रहे हो इसको, इसको ध्यान से देखना, ऐसे भी तो घुमा सकते हो। हमने कहा बात तो ये भी सही है, ऐसे घुमाने में और ऐसे घुमाने में अंतर है कि नहीं है। तो एक तो ऐसे घुमा रहे थे और एक हमने इसको ऐसे रोटेट किया, ऐसे। जब हमने ऐसे घुमाया तो हमने देखा फिर से करंट बही। तो हमको समझ में आया यार जब इसका बी चेंज कर रहे हैं तो करंट बह रही है, जब इसका एरिया चेंज कर रहे हैं तो करंट बह रही है, और जब हमने इसका बी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज किया तो भी करंट बह रही है। यहां पर हमने देखा बी चेंज नहीं हुआ, एरिया वेक्टर अभी भी उसी डायरेक्शन में है, तो दोनों को चेंज नहीं किया और ना एरिया को चेंज किया और ना एंगल को चेंज किया, तीनों के तीनों कांस्टेंट थे, तो यहां पर करंट नहीं भाई। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक बात तो हमको समझ में आई कि जब इसको ऐसे घुमाया गया तो इसमें करंट बही। अब ध्यान से देखना क्या हुआ, जब इसको ऐसे रोटेट किया तो करंट बही, फिर ये रोटेट होके घूम के
जैसे ये ऐसे था ऐसे था समझो, ठीक है, ये ऐसे था, ये वाला हिस्सा, इसको रोटेट किया, घुमाया, एक आधा रोटेट किया तो ये पीछे चला गया। जब ये पीछे गया तो फिर से क्या हो गया, बी भी इधर, एरिया इधर और एंगल जीरो, इस वजह से वापस से करंट जीरो हो गई। फिर ये घूम के वापस ऐसे आया, फिर से करंट भाई। तो इस चीज में एक चीज देखी गई कि जब ये ऐसे घूमा तो करंट पॉजिटिव थी और जब पूरा चक्कर लगा के आया तो नेगेटिव हो गई, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो इससे एक चीज समझ में आई कि इसकी वजह से ये जो ओमेगा थीटा घूम रहा है, इसकी वजह से जो करंट हमको मिल रही है वो कौन सी करंट मिल रही है, वो हमको अल्टरनेटिंग करंट मिल रही है। ये जो आपके घरों में सप्लाई होती है ना, वो ऐसे ही आती है, यही फंडा होता है उसमें। ऐसे ही क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, हम किसी लूप को रखते हैं, जैसे वो आपने देखा होगा एक आर्मेचर को रखते हैं, एक लूप को रखते हैं ऐसे, और उसके ऊपर पानी गिराया जाता है। पानी गिराते हैं तो वो घूमता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो घूमता है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट आती है, फिर उसको आर्मेचर को शाफ्ट्स को जोड़ के वहां से हम करंट ले लेते हैं। अब उस रोड को घुमाने का बहुत सारे तरीके होते हैं। टरबाइन जो होती है ना, टरबाइन, उसको घुमाने का बहुत तरीके होते हैं। जैसे पानी से गिरा दो, है ना, वाटर पावर प्लांट जो होते हैं वहां से आप स्टीम प्रेशराइज करके स्टीम डालो उस पे, स्टीम से उसको रोटेट करो, या फिर जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, राउत भट्टा में आपने देखा होगा यूरेनियम से बनाते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। टरबाइन घुमानी होती है हमको मेनली, है ना, तो यही कंसेप्ट होता है, यही वाला कंसेप्ट होता है, यहीं से हमको अल्टरनेटिव करंट मिलती है। तो ये सब चीजें जो हमने की, यहां से हमको कुछ चीजें समझ में आई कि यार ऐसा हुआ, लेकिन ये जो हो रहा था इसको क्या बोलेंगे, इस इफेक्ट को क्या बोला, इस इफेक्ट को बोला गया कि जब किसी लूप से या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया से जब फील्ड लाइन क्रॉस होती है ना, कौन सी वाली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो जो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया से क्रॉस हो रही है, वो चीज आपको बताई गई कि इसे हम फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लक्स। आप कहोगे फ्लक्स तो हम पहले भी पढ़ के आए, हाँ वही है। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया से सरफेस से क्रॉस करती है, तो जितनी फील्ड लाइंस उस एरिया को क्रॉस कर रही है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस या फिर काउंटिंग ऑफ फील्ड लाइंस जो होती थी वो आपका फ्लक्स कहलाती थी। इज इट ट्रू? यहां पर भी वैसा ही है, यहां पर भी वैसा ही है कि जैसे ही फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर रही है, उनकी जो काउंटिंग होगी, काउंटिंग ऑफ फील्ड लाइंस विच इज क्रॉसिंग एन एरिया, उसको हमने बोला यहां पर फ्लक्स। क्या बोला हमने उसको, फ्लक्स। अब आपको पता होगा कि हमने फ्लक्स को वहां पर E डॉट ds से ऐसे समझाया था, है ना, फ्लक्स को कैसे समझाया था, E डॉट ds। यहां पर भी हम वही बोलेंगे, लेकिन ये फ्लक्स क्या कहलाएगा यहां पर, B डॉट ds। B डॉट ds या B डॉट da एक ही बात है, अब समझना बात को। यहां पर भी B डॉट ds और वहां पर भी B डॉट da, दोनों में सेम, ठीक, ऐसे ऐसे समझाते हैं इसको, है ना, लिख लो इसको। फ्लक्स जो होगा, अच्छा इसको नोट कर लो, फिर मैं लिखाता हूं। आप आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, उसको हम बोलेंगे फाई बी, बी मतलब मैग्नेटिक वाला, उसकी वैल्यू होती है आपकी B डॉट ds, B डॉट ds। यहां पर ये ds जो होता है ये एरिया वेक्टर होता है। क्या होता है ds, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर पहले भी पढ़ चुके हैं, इसके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। तो इसका मतलब हम फाई बी को अगर और बोले, अगर b और a अगर दोनों कांस्टेंट हो, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं b ds cos थीटा, या फिर अगर मैं इसको ds की जगह dA लूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एरिया की बात चल रही है, तो dA ले लो, ठीक है। तो यहां क्या लिखूंगा मैं, ba cos थीटा, दिस इज द राइट आंसर, ba cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट है ना, खोल देंगे, ठीक है। इसकी यूनिट क्या हो जाती है, यूनिट क्या हो जाती है इसकी, टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, या फिर वेबर भी होती है इसकी। क्या होती है, वेबर भी होती है, क्योंकि आपको याद होगा मैग्नेटिक फील्ड की जो होती थी वो होती थी वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी हो जाएगी वेबर पर मीटर स्क्वायर और ऊपर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया तो कितना आ गई, वेबर। तो ये इसकी यूनिट होती है फ्लक्स की, टेस्ला पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर,
दोनों इसकी यूनिट होती है। ठीक, समझ में आया बात। अब वही कैलकुलेशन बच्चों जैसी जो हमने वहां पर की थी, मान लो कि ऐसे लूप है, ऐसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, बताओ इसके थ्रू कितना फ्लक्स आएगा। सिंपल सा जवाब 0, क्योंकि एरिया वेक्टर है बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फ्लक्स है उधर, दोनों के बीच का एंगल 0, खत्म कहानी। जैसा वहां पढ़ा था वैसा ही, बार बार वैसी चीजें नहीं करेंगे हम यहाँ पर। मान लो कि ये यहाँ पर एक ऐसे क्यूब दिया है आपको, और इस क्यूब से यहाँ से आपकी फील्ड लाइंस निकल रही हैं ऐसे, फिर से पूछ लिया ऐसे फील्ड लाइंस जा रही हैं, फिर से पूछ लिया फाई बताओ 0, जितनी एंटर हुई क्या उतनी ही बाहर निकल गई, तो नेट कितनी हो गई 0। सिमिलर कहानी है वैसी, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर आ जाता है कि वहां पर हमने एक सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला था, यहां पर हम सिंगल चार्ज की वजह से कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं निकाल सकते। यानी कि मैग्नेटिक पोल जो होते हैं आपके, क्या वही फील्ड जनरेट करते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखोगे तो क्या किसी मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप मैग्नेट को बीच में से कट करते हो, आप सोचते हो कि यार एन को अलग कर लें, एस को अलग कर लें, ऐसा क्यों नहीं होता? इसका रीजन होता है, एन को कट करके अलग कर सकते हो क्या? नहीं ना, क्योंकि जैसे ही आप मैग्नेट को बीच में से कट करोगे वो फिर से मैग्नेट बन जाएगी दो, फिर से दो मैग्नेट बन जाएगी जिनका डायपोल मोमेंट चेंज हो जाएंगे, लेकिन मैग्नेट तो बन जाएगी। यानी हम क्या एक सिंगल पोल को रख सकते हैं, देयर इज ए नो एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोल। मोनोपोल होता है क्या कोई? सिंगल पोल होता है क्या? नहीं होता। अगर सिंगल पोल है ही नहीं तो आप किसी मैग्नेट को जब किसी बंद सरफेस में, आपको पता है गाउस लॉ जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए 0 होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फाई बराबर 0 होता है गाउस लॉ, क्योंकि गाउस लॉ में क्या था, एक बंद सरफेस से जो फील्ड लाइन निकलती है। अब जैसे वहां पर क्यू चार्ज अपन रखते थे, तो क्यू चार्ज को अगर हमने एक होलो स्फीयर में बंद कर दिया तो उससे क्या फील्ड लाइंस बाहर आएंगी, तो उसकी वजह से फ्लक्स आ जाएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कर सकते। आप एक मैग्नेट को जब रखोगे और सरफेस में बनाओगे तो क्या होगा, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलेगी और वापस घूम के साउथ पोल में घुस जाएगी, तो जितनी बाहर निकली क्या उतनी एंटर कर गई, इसका मतलब नेट कितनी हो गई 0। इसीलिए गॉस लॉ जो होता है किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए 0 होता है। समझ में आ गई बात? ऐसे बाकी सारी कहानी सिमिलरली वैसे ही चलने वाली है, तो इसको नोट कर लो। फिर मैं आपको थोड़ा सा लिखाता हूं कि एक्सपेरिमेंटल क्या कंक्लूजन निकला इस चीज का, लिख लो इसको। तो लिखेंगे इसमें हेडिंग डाले ना, एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन एंड रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन एंड रिजल्ट्स लिखो। we saw that area magnetic field, or we saw that if area magnetic field and angle between magnetic field and area is changed, then the current in the loop flowing, then current in the loop start flowing, then the current in the loop start flowing. In short note, we can say that when there is a change in magnetic flux, in short note we can say that if there is a change in magnetic flux, there is a current in a loop, there is a current in a loop। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में हम चेंज कर रहे हैं शॉर्ट नोट में, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स में तो आता है बी ए और बी ए के बीच का एंगल, तीनों में से कुछ भी चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। ठीक, चलो। सो magnetic flux is basically count of number of field lines, count of number of field lines crossing an area, किसी एरिया से कितनी फील्ड लाइंस गुजर रही हैं उनकी जो काउंटिंग होती है ना, वही आपका मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। ठीक है। सो in this discussion we have two aspects, one is direction of current and second is magnitude of current। ये तो पता लगा लिया हमने कि करंट बह रही है, करंट फ्लो कर रही है, बट करंट फ्लो हो रही है तो उसके दो एस्पेक्ट्स हैं कि भाई कितनी हो रही है और किस दिशा में हो रही है। डायरेक्शन भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो इन दो एस्पेक्ट्स को फुलफिल करने के लिए हमारे पास दो लोग आ गया है। कौन से लोग आ गया है? दो लोग आ गया है। तो फॉर डायरेक्शन, एक ने कहा डायरेक्शन में बताऊंगा, एक ने कहा मैग्नीट्यूड में बताऊंगा। फॉर डायरेक्शन
we will use Lange law and for magnitude we will use Faraday's law. Faraday's law. Faraday's law. दो लो हैं हमारे पास, हाँ कौन कौन सा? लेंज लो और फेराडे लो. डाल लो हेडिंग लेंज लो. लेंज लो, ये लो. ठीक, क्या है? लेंज लो. क्या था भाई लेंज लो? लेंज लो ने डायरेक्शन बताई थी भाई. कैसे बताई समझाता हूं. देखना ध्यान से. उसने बोला कि जैसे सपोज ये लूप है, क्या है? एक लूप है, और इस लूप में मान लो आपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया. क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया. मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा तो फ्लक्स में चेंज आया, और चेंज आया तो करंट बहा, चेंज आया तो करंट फ्लो स्टार्ट हो गया. उसने कहा कि करंट फ्लो इस तरह से हुआ कि उसने उसी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुई है. वापस से सुनो. करंट जो है ना, करंट आस्तीन का सांप है, ऐसे मान लो आप. क्या है? आस्तीन का सांप. यानी जिसने उसको पाल पोस के बड़ा किया ना, वो उसी को डसेगा, वो उसी को डसेगा. यानी कि यहां पर क्या हुआ? करंट किसकी वजह से आई? मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से. तो जिस चीज की वजह से करंट आई है वो उसी चीज को नष्ट करने की कोशिश करती है. यानी बेसिकली करंट इस तरह से बहती है सर्किट में कि वो उसे ही नष्ट करना चाहती है जिसकी वजह से वो पैदा हुई है. आस्तीन का सांप है. किसकी वजह से पैदा हुई? मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने की वजह से. अच्छा भाई, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है उसकी वजह से करंट आई है, तो करंट ऐसा कुछ करेगी कि मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाए. वो ऐसे बहेगी. कैसे? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो करंट कुछ ऐसा करेगी कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ना बढ़े. तो अगर करंट ऐसे बहने लगी, तो इस लूप में अगर ऐसे करंट बहेगी तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर की तरफ. तो जो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अंदर वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा. क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा. तो ये कामयाब हो गई. क्या हो गई? कामयाब हो गई. हमने कहा यार एक काम करते हैं, इसको डिक्रीज करते हैं. अब फिर देखा उसने कि यार मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डिक्रीज हो रहा है, ये नहीं चाहता कि अंदर की तरफ डिक्रीज हो, तो करंट ऐसे बहेगी कि अंदर की तरफ डिक्रीज ना होके बढ़ जाए. तो करंट अब ऐसे बहने लगेगी, ऐसे बहेगी, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा, तो अंदर वाला जो पहले डिक्रीज हो रहा था वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा. यानी इसके पास सीधा सा फंडा है कि जिस भी रीजन की वजह से करंट जो हो रही है, फ्लो कर रही है सर्किट में या फिर किसी लूप में, वो उसी रीजन को खत्म करने की कोशिश करती है. अगर फील्ड के बढ़ने की वजह से करंट आ रही है तो ये करंट ऐसे बहेगी कि नेट फील्ड कम हो जाए, और फील्ड के कम होने की वजह से अगर करंट आ रही है तो ये ऐसे बहेगी कि फील्ड जो है वो बढ़ जाए. हो जाए बात? चलो तो इसको लिख लो, ज्यादा सही रहेगा. करंट इन अ लूप, current in a loop flows in such a way that it wants to destroy that reason. It wants to destroy that region which produced it,
वो उस रीजन को डिस्ट्रॉय करना चाहती है जिसने उसको प्रोड्यूस किया। सिंपली अपनी लैंग्वेज में लिख लो इसको, जैसे आपको लिखना चाहे लिख लो, है ना। तो करंट ऐसे बहती है कि वो उसे नष्ट करना चाहती है जिसकी वजह से वो पैदा हुई है। पहली चीज ये समझ में आ गई है ना। तो करंट फ्लो इन सच अ वे, इन सच अ डायरेक्शन, ऐसे लिख लो, करंट फ्लो इन सच अ डायरेक्शन, इन सच अ डायरेक्शन, it rise to oppose the cause, it rise to oppose the cause which has produced it, which has produced it। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो इसको नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। नोट करो इसको। तो आपने एक चीज देखी होगी, अगर मैं पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करूं इसकी, तो इसमें करंट फ्लो होने का मेन रीजन क्या है। इस क्वेश्चन में हमने अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया। तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने का, भाई यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्यों आई, भाई अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज होने का कारण ही है कि इसमें करंट फ्लो हो रही है। तो वो उसी को क्या करेगी, हटाने की कोशिश करेगी। तो करंट ऐसे बहेगी कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाए। ठीक है, नोट कर लिया इसको। चलो आगे बढ़े। चलो बेसिकली हमको डायरेक्शन का पता लगाना था। अब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके डायरेक्शन वाले, जैसे मान लो कि ये ऐसे एक लूप रख दिया, ठीक है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। बताओ किधर करंट की डायरेक्शन होगी। सिंपल तरीका है ढूंढने का, जल्दी से करो फटाफट। देखो इधर अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो करंट ऐसे बहेगी कि अंदर की तरफ इंक्रीज हो जाए। तो क्या करंट को ऐसे बहना चाहिए, ऐसे बहेगी तो इसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये लो खत्म, वन लाइनर आंसर। और देखो मान लो ये आई करंट बह रही है और ये लूप रखा है यहाँ पे, क्या है, लूप रखा है यहाँ पे, ठीक। बताओ इस लूप में करंट किधर बहे, इसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा ऐसे, और वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा। बताओ लूप में करंट किधर होगी, बताओ लूप में करंट किस तरफ होगी। तो इसका सिंपल सा आंसर है, देखेंगे यहाँ पे इस लाइन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो अंदर की तरफ आएगा, और अंदर की तरफ डिक्रीज हो रहा होगा, नहीं इंक्रीज हो रहा है, सॉरी अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है। तो करंट इस तरह से फ्लो करेगी कि वो अंदर की तरफ इंक्रीज ना होने दे। तो अंदर की तरफ इंक्रीज ना होने देने का क्या कारण हो सकता है, कि वो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। तो अगर बाहर की तरफ करेगी तो ऐसे घूमना पड़ेगा। ये लो, ये आ गई करंट की डायरेक्शन। हाँ बहुत सारे तरीके हैं। ये मान लो ऐसे करंट जा रही है, ठीक है, ये लूप है, मान लो करंट जो है आपकी डिक्रीज हो रही है। बताओ लूप में डायरेक्शन, फिर देखो जा, अब ध्यान से देखो, आई डिक्रीज हो रही है, आपने बोला इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा अंदर। अगर आई डिक्रीज हो रही है तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज हो रहा होगा, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा होगा, तो करंट ऐसे बहेगी लूप में कि वो अंदर की तरफ इंक्रीज कर देगी। अंदर की तरफ इंक्रीज करने के लिए ऐसे बहना पड़ेगा, ऐसे, ये लो ऐसे बहेगी तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा, तो पहले जो था उसमें और इंक्रीमेंट हो जाएगा। है और तरीके, लूप के अंदर लूप ले लो ठीक। मान लो कि इसमें ऐसे करंट बह रही है और इसमें आई जो है वो बढ़ रही है। बताओ अंदर वाले में मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी अंदर वाले में करंट की डायरेक्शन, सोचो, देखो ध्यान से। अगर करंट बढ़ रही है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया बाहर की तरफ, यानी इसके अंदर बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा, तो इसको बाहर की तरफ बढ़ते हुए मैग्नेटिक फील्ड को कम करना पड़ेगा। तो इसमें करंट बहेगी अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे बहेगी, तभी तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा, ऐसे। नोट कर लो, इसकी वजह से किधर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ, वो भी इंक्रीज होता हुआ, ऐसा। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो डायरेक्शन बताने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। थोड़ा सा मैं फ्लक्स तो हम पढ़ ही चुके हैं, थोड़ी सी छोटी छोटी सी बातें और फ्लक्स के बारे में बता देता हूं, ये नोट कर लो। जैसे हमने फ्लक्स का क्या पढ़ा है, बी ए कोस थीटा। मान लो कि ये एक ऐसे सर्कुलर है और इसके अंदर जो है
वो एक स्क्वायर रीजन है ए का जिसके अंदर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। आपसे पूछा है फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर लूप, फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर लूप, बहुत आसान आंसर है, सर्कुलर लूप। ठीक है, सिंपल सा आंसर है। बच्चे बोलेंगे अरे सर फाई का क्या है, ये लो बी डॉट ए कोस थीटा, एरिया वेक्टर भी बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, हमको तो सीधा सीधा बताना है, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, खत्म, सर्कुलर लूप। ये गलत है, ये गलत है। एरिया वही लेना है जहां से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रहा है। यहां पर जो हम लिखेंगे ना फाई विच इज इक्वल टू आएगा बी ए स्क्वायर, क्या आएगा ए स्क्वायर, हियर ऐसे लिख लो, ए इज द एरिया, हियर ए इज द एरिया, ए इज द एरिया इन द लूप, ए इज द एरिया इन द लूप where magnetic field presents, magnetic field presents। यहां पर ये जो a स्क्वायर है ना वो एरिया है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस हो रही है या फिर प्रेजेंट है, यहीं पर तो है। तो इसमें से जितनी, भाई हमको तो वो पता लगाना है कि कितने एरिया को कट किया है लाइन ने, क्या इसी को किया है, बाहर वाले को नहीं किया, तो खत्म हो गई कहानी। मान लो ऐसे ना हो कि अगर ऐसे होता और अंदर सर्कुलर लूप होता और आपसे पूछते कि फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, तो आपका आंसर आता बी पाई आर स्क्वायर। क्यों आता, इसीलिए आता क्योंकि फ्लक्स जो जा रहा है वो सर्कुलर लूप से निकल रहा है ना। छोटी छोटी सी बातें लेकिन काम की, नोट कर लो। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और भी बहुत सारे एग्जांपल बनाए जा सकते हैं। मान लो कि ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऐसे, मान लो इसका हाफ पोर्शन अंदर है फील्ड के अंदर, आपसे पूछा फ्लक्स बताओ, क्या बोलोगे आप, b इंटू पाई आर स्क्वायर या b इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। भैया हाफ पोर्शन से तो फ्लक्स निकल ही नहीं रहा है, हमें तो उस पोर्शन से मतलब है जिस पोर्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। किसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, केवल पाई आर स्क्वायर बाई 2 के अंदर, इसके अंदर, बस खत्म कहानी। यहीं पर पूछा है हमसे और यहीं पर बताना है हमको, नोट कर लो इसको। ठीक है, चलो एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर समझ में आएगा तो बहुत अच्छा है, आ जाएगा समझ में आएगा तो फील आएगी, कहने का मतलब ये है, उसको अच्छे से समझोगे तो अच्छे से फील आएगी आपको। ठीक, ध्यान से समझना। मान लो एक स्क्वायर है, ठीक, ऐसे केवल इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। कौन से रीजन में, इस रीजन में। केवल इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर। ठीक, हम इसको ऐसे v वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से। ये 3 लूप नहीं है, एक ही लूप है, ये एक ही लूप के 3 डायग्राम है, तो कृपया करके इसको एक ही डायग्राम माने, है ना। नहीं तो कई समझदार बच्चे होते हैं कि सर 3 अलग अलग लूप हैं, तीनों अलग अलग लूप को देखना, एक ही लूप है। ये लूप इधर से आया, एंटर किया और बाहर निकल गया। आपको बताना है कि करंट की डायरेक्शन पूरे लूप में, इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में, तीनों सिचुएशन में करंट की डायरेक्शन बतानी है। अगर ये आप सीख गए तो आपको डायरेक्शन निकालना आ गया। चलो देखो ध्यान से, अच्छे से समझो इस बात को, क्या हो रहा होगा। अच्छा भाई, क्या हो रहा होगा, जब ये V से इधर जा रहा होगा तो क्या इस एरिया में, जब ये बाहर था पूरा का पूरा, तब कितना फ्लक्स था, 0।
जब ये पूरा बाहर था तो फ्लक्स कितना था, 0, क्योंकि फील्ड लाइंस क्रॉस ही नहीं कर रही थी। तो जब ये अंदर गया तो कुछ फील्ड लाइंस ने क्रॉस किया, यानी इसके अंदर फील्ड लाइंस बढ़ी, यानी कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा। जैसे ही अंदर गया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, उसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर करंट बही, क्योंकि पहले 0 थी फिर बढ़ा, यानी 0 से कुछ आया तो बढ़ा। अच्छा किस तरफ बढ़ा, अंदर की तरफ बढ़ा। अंदर की तरफ बढ़ा तो करंट ऐसे बहेगी कि वो जो बढ़ रहा है उसको नष्ट करने की कोशिश करेगी, तो करंट ऐसे बहना स्टार्ट करेगी। ऐसे या ऐसे, सोचो एक बार, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट को ऐसे बहना पड़ेगा ना, तभी तो ये बाहर प्रोड्यूस करेगी और वो उसको कैंसिल करेगा ऐसे। तो ये तो बात समझ में आ गई कि करंट ऐसे बहना स्टार्ट हुई। अब बात आती है अंदर की। जब ये पूरा अंदर चला गया, पूरा अंदर चला गया, तो क्या इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, नहीं, क्योंकि बी तो कांस्टेंट है। बी क्या है, कांस्टेंट, यानी बी तो नहीं बढ़ा। अच्छा एरिया चेंज हुआ क्या, नहीं। क्या एंगल बिटवीन बी एंड ए चेंज हुआ, नहीं। अगर एरिया भी चेंज नहीं हुआ, बी भी चेंज नहीं हुआ और बी और ए के बीच का एंगल भी चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब फ्लक्स में कोई चेंज ही नहीं आया, और फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आया तो इसका मतलब यहां पर ईएमएफ भी नहीं आएगा, ईएमएफ भी नहीं आएगा, तो ईएमएफ भी नहीं आया, बहुत बढ़िया। ईएमएफ ही नहीं आया तो इसके अंदर करंट कितनी हो जाएगी, 0। समझ में आई बात। अंदर जब रहेगा तो फील्ड फाई कांस्टेंट है ना यार, अगर फाई कांस्टेंट है तो फिर ईएमएफ कैसे जनरेट होगा, ठीक। जब ये बाहर निकल रहा होगा, तो जब ये यहां था तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो थी, फाई तो था, फाई 0 नहीं है। देखो दो चीजें अलग अलग है, फाई 0 है तो ई तो 0, वैसे ये करंट बहेगा नहीं, लेकिन अगर फाई कांस्टेंट है तब भी आपका ई 0 है। इसको वैसे ही मान के चलना जैसे कोई पार्टिकल पर नेट फोर्स अगर 0 है तो या तो वो रेस्ट पर होगा या फिर v वेलोसिटी से मोशन कर रहा होगा, ठीक, वैसा ही समझना है यहां पर। फाई और ई को, फाई मतलब वेलोसिटी और ई को मतलब फोर्स, यानी ई कब 0 रहेगा, जब फाई या तो कांस्टेंट रहे या फिर 0 रहे, ठीक, क्लियर, समझ में आई बात। ऐसे तो यहां की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर क्या 0 है, फाई या फिर चेंज इन फाई, चेंज इन फाई 0 है, फाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा भाई यहां पर कुछ ना कुछ तो मैग्नेटिक आपका फाई था, जैसे ये बाहर गया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम होने लगी, अगर कम होने लगी तो किधर कम होने लगी, अंदर की तरफ कम होने लगी, और अंदर की तरफ कम होने लगी तो ये इस तरह से करंट बहाएगा कि अंदर की तरफ बढ़ जाए, तो करंट ऐसे बहने लगेगी, हाँ, या ऐसे बहेगी, तो करंट ऐसे बहेगी। अगर ऐसे बहेगी तो अंदर की तरफ फील्ड लाइंस और आ जाएंगी, तो अंदर की तरफ करंट बढ़ जाएगी। ये है कहानी पूरी, देख लो, इसको नोट कर लो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैराडेज लॉ की, किसकी, फैराडे लॉ की। डायरेक्शन हमने देख ही ली, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, अब हमको फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड को। किसको फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड को। चलो तो हेडिंग डालेंगे फैराडे लॉ। कौन सा लॉ है, फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ ने यह कहा कि जैसे मान लो कि ये करंट, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई लूप है, ठीक है, अगर इस लूप में जैसे बी बढ़ रहा है, मान लो बी बढ़ रहा है तो ऐसे बाहर की तरफ करंट स्टार्ट हो जाएगी। उसने बोला कि अगर ऐसा है और करंट इसके अंदर घूम रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो सर्किट होगा, क्या वो कुछ इस तरह का सर्किट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ईएमएफ जनरेट होगा, और ईएमएफ जनरेट होगा तभी करंट फ्लो होगी इस तरह से, और अगर कुछ है तो कुछ ना कुछ आर रेजिस्टेंस इसका होगा, वो सब बात की बात है। लेकिन उसने यूं कहा कि अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ईएमएफ तो होगा, बिना ईएमएफ के तो करंट जनरेट नहीं हो सकती, और ईएमएफ होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तभी तो करंट बहेगी। बिल्कुल सही बात। तो उसने ये कहा कि इसके अंदर जो करंट बह रही है या जो करंट फ्लो हो रही है, उसके लिए उसने जो ये ईएमएफ था, उस ईएमएफ की वैल्यू दी कि उस ईएमएफ को हम लिखते हैं माइनस डी फाई बाई डी टी से, कि वो जो ईएमएफ होता है वो किसके इक्वल होता है, उसने बोला वो होता है माइनस डी फाई बाई डी टी के, माइनस डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन शोज डायरेक्शन,
माइनस साइन आपको डायरेक्शन देता है कि डी फाई बाई डी टी जो है वो वही वाली बात जिस चीज का अपोज कर रहा है, यानी जिधर करंट बह रही है वो क्या कर रही है, वो अपोज कर रही है। अपोज का मतलब नेगेटिव साइन आ गया यहां पर, डायरेक्शन शो कर रहा है यहां पर, ठीक है। डायरेक्शन हम निकाल चुके हैं लेंज लॉ से। तो इसने कहा कि जो ईएमएफ जो जनरेट हो रहा है इसके अंदर, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इसके अंदर आ रहा है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। यानी कि अगर मैं बात करूं केवल किसकी, मैग्नीट्यूड की, तो हम बोलेंगे डी फाई बाई डी टी। ये अगर हमको डी फाई बाई डी टी मिल गया तो हम आई आसानी से निकाल सकते हैं। आई बराबर क्या होता है, ई बाई आर। तो अगर हमको डी फाई बाई डी टी मिल गया तो ई बाई आर करके हमको आई मिल जाएगा, और आई मिल गया तो आई का मैग्नीट्यूड ही तो हमको जानना था, और वो मैग्नीट्यूड हमको यहां से मिल जाएगा। तो बेसिकली फेराडे ने यह कहा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है ना, which is equals to minus d phi by dt, and here minus sign shows direction। क्या डायरेक्शन, कि भाई किस तरफ करंट फ्लो होगी, ये डायरेक्शन बताता है माइनस। ये था आपका फेराडे का लॉ। फेराडे ने सिंपली बोला था कि भाई ई जो होगा वो माइनस डी फाई बाई डी टी होगा। इसको नोट करो, फिर आगे बताता हूं मैं, लिख भी लो इसमें, इसको नोट करो, लिख लो। इट स्टेट्स दैट induced EMF in the loop, it states that induced EMF in the loop in changing flux is simply E is equals to minus d phi by dt. Here minus sign shows direction. Here minus sign shows direction. Here minus sign shows direction. क्या शो कर रहा है माइनस साइन, यहाँ डायरेक्शन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे से समझ में आ गई बात, सिंपल था बहुत कुछ। नोट कर लो इसको, फिर आगे बताता हूं, नोट कर लो। चलो अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे देखो। मैग्नेटिक फील्ड दे देंगे आपको, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में आपको ऐसे एक लूप दे दिया है ना, रेडियस मान लो r रेडियस है उसकी, ठीक है, और r ओम रेजिस्टेंस है इस लूप का, कितना इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी होगा। आपको बोला b जो है वो है आपका b नॉट टी स्क्वायर, b जो है b नॉट टी स्क्वायर। आपको बताना है i एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, i एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, b इक्वल्स टू b नॉट टी स्क्वायर। क्या t के साथ बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो इसका मतलब फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो करंट आएगी, करंट आएगी तो बताओ किसी टाइम टी पर करंट क्या होगी। क्या कहा मैंने, जैसे ही बी बढ़ेगा तो ईएमएफ फाई में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आया तो ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो करंट प्रोड्यूस होगी, करंट प्रोड्यूस होगी तो वो करंट बताओ कितनी होगी किसी टाइम टी पर, वो पूछा है आपसे। तो बेसिकली किसी टाइम टी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बी नॉट टी स्क्वायर, सिंपली। तो सबसे पहले तो हम फाई निकालते हैं। अच्छा भाई डायरेक्शन बता दो पहले किधर आएगी इसकी, बी नॉट टी स्क्वायर, बाहर की तरफ, टी बढ़ेगा तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो करंट ऐसे बहेगी कि बाहर की तरफ डिक्रीज करे, तो पीछे आना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट ऐसे बहेगी, ये तो हमको पता चल गया, ऐसे करंट की डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी। अच्छा हमसे किसी टाइम टी पर आई पूछा है, पहले फाई निकालो, फाई क्या हो जाएगा, बी नॉट टी स्क्वायर, एरिया, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, और एरिया और ए के बी के बीच का एंगल 0 डिग्री, एरिया और बी के एंगल 0 डिग्री, ठीक है। आगे देखो इसमें ध्यान से, हमको ई चाहिए, ई होता है आपका डी फाई बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बी नॉट टी पाई आर स्क्वायर, ये हमको मिल गया ई। इसका मतलब आई क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली 2 बी नॉट टी पाई आर स्क्वायर बाय स्मॉल आर, ये मिल गया हमको। नोट कर लेंगे इसको, तो अगला क्वेश्चन करते हैं हम, समझ में आया क्या किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, मान लो यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है ना, करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दो, मान लो अंदर की तरफ है, कोई आर रेडियस, वही सब कुछ सारी चीजें है ना, इसकी रेडियस आर है,
बी की वैल्यू भी चेंज कर लो, बी बराबर है बी नॉट टी क्यूब। मैंने पूछा बी चेंज हो रहा है, हो रहा है। अगर बी चेंज हो रहा है, अगर बी चेंज हो रहा है तो फाई भी चेंज होगा, और अगर फाई चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो करंट आएगी। और करंट कब आती है? जब चार्ज फ्लो होता है। क्या होता है? जब चार्ज फ्लो होता है। आपसे पूछा है चार्ज फ्लो इन द लूप इन टाइम टी। चार्ज फ्लोन in the loop in time t, in time t, in time t, t टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, है ना? तो पहले हमको करंट निकालनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि करंट निकालोगे तभी तो I बराबर dq बाई dt लिखोगे, और वहां से जब I dt करोगे तो dq मिल सकता है। पहली चीज तो पहले हमको I निकालनी है। अब I कैसे निकालेंगे? इसका रेजिस्टेंस मान लो R ओम है, वही R I निकालने का वही तरीका, सबसे पहले फाई निकालो। फाई कितना हो जाएगा? देखो बी नॉट टी क्यूब पाई आर स्क्वायर, सिंपल, ठीक है, क्योंकि एंगल वेंगल तो दोनों के बीच का 0 डिग्री है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे 1 आ जाएगा वो। E निकालो। अब E क्या हो जाएगा आपका? डी फाई बाई डी टी। एंड व्हाट इज डी फाई बाई डी टी? 2 नहीं 3 आएगा ना, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 3 बी नॉट टी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। हमने कहा ठीक है, इसी तरह से आई निकाल दो, आई हो जाएगा ई बाई आर, तो 3 बी नॉट टी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल आर। 3 बी नॉट टी स्क्वायर पाई आर स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, समझ में आ गई बात। अब हमको पता है कि Q बराबर क्या होता है? आई डी टी, और I हमारे पास पहले से है। इसको इंटीग्रेट कर दो t के रेस्पेक्ट में। देखो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे? देखो 3 बी नॉट टी क्यूब बाय 3 टी स्क्वायर का, और बाकी तो कांस्टेंट है पाई आर स्क्वायर अपॉन आर। ध्यान से देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 3 से 3 कैंसिल हुआ तो क्या मिला हमें? बी नॉट टी क्यूब पाई आर स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज द चार्ज एट एनी टाइम t। किसी टाइम t पर अगर चार्ज निकालना है तो दिस इज द चार्ज, चार्ज फ्लो, सिंपली फ्री। इसका एक डायरेक्ट मेथड भी होता है, इसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं आपको। नोट कर लिया? चलो, इसका एक डायरेक्ट मेथड होता है। क्या है डायरेक्ट मेथड, उसके बारे में बात कर लेते हैं। डायरेक्ट मेथड ये होता है, जैसे आपको बोला फाई इनिशियल क्या होता है? 0, क्योंकि किसी टाइम t बराबर 0 पर बी नॉट टी 0 हो जाएगा तो इनिशियल फाई भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, फाइनल कितना हो जाएगा? फाई, फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा? फाइनल फ्लक्स तो t टाइम में कितना हो जाएगा? बी नॉट टी क्यूब पाई आर स्क्वायर। यही था वहां पर, ठीक, सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ई एवरेज क्या होगा, तो आप बोलोगे डेल फाई बाई डेल टी, डेल फाई बाई डेल टी, और डेल फाई का मतलब हो गया फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल डेल टी, और बेसिकली यहां पर देखोगे तो फाई फाइनल अपॉन डेल टी, यही होता है। हमने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल सही। आई क्या होता है? हमने कहा आई होता है डी क्यू बाई डी टी, या फिर आई को लिख सकते हैं ई बाई आर। आई को क्या लिखा जा सकता है? ई बाई आर, यही लिखा जा सकता है ना? हाँ, आई को लिखा जा सकता है ई बाई आर। समझ में आई हमको बात भाई? ई बाई आर, ठीक है भाई, बहुत अच्छा। यहां से मैं अगर क्यू लिखना चाहूं तो क्यू हो जाएगा आई, और अगर किसी टाइम इंटरवल की बात की जाए तो आई डेल्टा टी, यानी आई डेल्टा टी बराबर हो गया ये क्यू, ठीक है। यहां से देखो एक बार, ई को क्या लिखा जा सकता है वहां से? डेल फाई बाई डेल्टा टी, और आर तो पहले से, आई बराबर क्या हो जाएगा? ई बाई आर, और ई को क्या लिख सकता हूं? डेल फाई बाई डेल्टा टी। ध्यान से देखो, क्यू बराबर आई डेल्टा टी, यानी आई की वैल्यू यहां से अगर मुझे लिखनी हो तो क्या लिखूंगा मैं?
फाइव अपॉन डेल्टा टी स्मॉल आर और मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया तो क्यू बराबर क्या आ गया 5/r। अरे वाह यार, डायरेक्ट आंसर मिला हमको 5/r। हम क्यों इंटीग्रेट करें, हम क्यों डिफरेंशिएट करें अगर डायरेक्ट 5/r अगर हमको मिल रहा है? सिंपल आंसर। हमने कहा ठीक है भाई, यानी कि Q जो निकल कर आया हमारे पास वो आया डेल फाई बाई डेल आर। सिंपल। चलो पिछले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, डेल फाई करते हैं। देखो पिछले वाला क्वेश्चन क्या था, इनिशियल फाई कितना था, इनिशियल t इक्वल्स टू 0 पे 0, फाइनल कितना हो गया, फाइनल इतना हो गया b नॉट t क्यूब पाई आर स्क्वायर। तो डेल फाई कितना हुआ, इतना ही हो गया क्योंकि इनिशियल 0 था, और डिवाइड बाई r कर दो तो Q मिल जाएगा क्या? देखो हाँ यार, b नॉट t क्यूब पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई r। सिंपल। ये जो बीच में हमने किया, क्या इसकी आवश्यकता थी? नहीं, डायरेक्ट मेथड से देखो डायरेक्ट आंसर आ गया। डेल फाई निकालना है और डेल आर निकालना, खत्म कहानी। ठीक है, नोट कर लो इसको। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमको समझनी होगी, जो हमारे काम की हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें हम करेंगे। डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट निकालो, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और देखो और कौन कौन से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, जैसे मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है। एक एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में ही दिया था आपको, पूछ ही लेता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगी सारी कहानी उसकी। जैसे मान लो कि ये स्फीयर है, स्फीयर नहीं सॉरी एक लूप है, और ये ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, ऐसे घूम रहा है आर रेडियस का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या बी में कोई चेंज है? नहीं, बी तो कांस्टेंट है। क्या एरिया में कोई चेंज है? नहीं। चेंज किस में आ रहा है? एरिया और बी वेक्टर के एंगल में चेंज आ रहा है। जैसे जैसे लूप घूम रहा है तो एरिया वेक्टर भी घूम रहा है, तो बी के साथ एंगल चेंज हो रहा है, और बी के साथ एंगल चेंज हो रहा है तो फाई चेंज हो रहा है, फाई चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा तो करंट आएगी, और करंट आएगी तो ई बाई आर कर देंगे। सिंपल। हमको टाइम से, आपको किसी टाइम टी पर आई ही पूछी है आपसे, आई पूछिए किसी टाइम टी पर। ठीक है, हमने कहा सिंपल सा तरीका। पहली बात, फाई निकालो, डिफरेंशिएट करो, ई आएगा, डिवाइड बाय स्मॉल आर करो, यार रेजिस्टेंस से कर लो, इसका रेजिस्टेंस भी वही मान लो स्मॉल आर ओम। सिंपल। लेकिन बी तो चेंज ही नहीं हो रहा ना, ए चेंज हो रहा, पर टी थीटा तो चेंज हो रहा है। अच्छा ठीक है, चलो थीटा टी टाइम में कितना घूम जाएगा? ओमेगा टी। टी टाइम में कितना घूम जाएगा लूप? ओमेगा टी। तो किसी टाइम टी पर कितना घूम चुका होगा? ओमेगा टी। तो उस टाइम पर फाई क्या होगा? उस टाइम पर फाई हो जाएगा बी ए कोस ओमेगा टी, यानी कि बी पाई आर स्क्वायर कोस ओमेगा टी। ये फाई हो जाएगा किसी टाइम टी पर। हमने कहा ई निकाल दो, ई करोगे डी फाई बाई डी टी, तो इसका क्या हो जाएगा? कोस थीटा का माइनस, लेकिन ध्यान से लिखना ई बराबर क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। तो यहां कितना हो जाएगा? माइनस, और कोस का माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस बी पाई आर स्क्वायर कोस ओमेगा टी का हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी करोगे तो ओमेगा यहां पर आ जाएगा। ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये जो टर्म है ना, ये टर्म, इसको हम बोलते हैं ई नॉट, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ई बराबर, ये कुछ कुछ समझ में आ रही है आपको? ये अल्टरनेटिंग करंट टाइप एसी फ्रीक्वेंसी है। एसी फ्रीक्वेंसी पर जो वोल्टेज होगा वो है ये है वो, ठीक है ना, एसी सप्लाई बोलते हैं इसको। इसी तरह से डिवाइड बाय आर कर दोगे तो आई आ जाएगा, कितना हो जाएगा? बी ओमेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन आर साइन ओमेगा टी। तो यहां जो आई मिलेगी आपको, आई नॉट कहलाएगा ये वाला पोर्शन। ये पीक वैल्यू होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसका ग्राफ व्राफ बनाओगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा। यही वो करंट है जो हमारे घरों में आती है, ऐसा है ना, ये पाई, ये 2 पाई, ऐसे। समझ गया आगे बात? ऐसे बनता है। तो ये वही सप्लाई जो हमारे घरों में आती है, ये हम पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है आपके ऐसी अल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद जो चैप्टर आएगा अल्टरनेटिंग करंट आएगा, वहीं पर पढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज हमने जो पढ़ा है थोड़ा बहुत भी, जैसे भी पढ़ा है, तो इसको लिख लीजिए और पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग विद अस। थैंक यू सो मच।